आज हम संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। इसके पहले प्रस्तावना के बारे में और बात करने के पहले इसके कुछ अन्य नाम हैं, उन नामों को भी जान लें। अगर हम प्रस्तावना को हम उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं, इसको कुछ लोग आमुख भी कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में प्रियम्बल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये उद्देशिका की आवश्यकता क्यों? अगर मैं इसकी बात करूं तो चाहे हम कोई कार्य करें, तो जब हम कार्य करते हैं तो उसके पहले हमें उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है कि हम किस कार्य के क्या उद्देश्य लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम कोई नियम कानून बनाते हैं तो हम उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। और ऐसे में एक संविधान, एक इतना बड़ा लिखित दस्तावेज हम तैयार करने जा रहे थे जिससे इतने बड़े देश का शासन प्रशासन चलाया जाए, ऐसे में हमें इसके उद्देश्य को स्पष्ट करना ही था। अगर मैं अब बात करूं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से आया और कैसे ये प्रस्तावना का रूप लिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उस दिन संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। और फिर जब हम 11 दिसंबर को फिर आए तो हमने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इस तरह हमने संविधान सभा की कार्यवाही शुरू कर दिया। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा होती है और 22 जनवरी 1947 को उनके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और यही उनका उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। और यह विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था। अब हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरू के शब्दों को देखें तो यहाँ पर हम भारत के लोग जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, यहीं से उद्देशिका का प्रारंभ होता है। इसका तात्पर्य हम भारत के लोग का होता है कि संविधान का जो मूल स्रोत है ये भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और उसी के आधार पर बिहार पर हम इस संविधान को तैयार कर रहे हैं। वहीं पर हम एक अन्य शब्द जब लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक मामले या बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होता है। वह अपनी आंतरिक एवं विदेश नीति अपने आधार पर बनाता है, किस देश के साथ हमें संधि करना है, किसके साथ नहीं करना है, इसके लिए हम किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं होते हैं। वहीं पर हम अगले शब्द की बात करें समाजवादी, तो समाजवादी शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना बड़ी कठिन बात है। लेकिन अगर मैं समाजवादी व्यवस्था की बात करूं तो उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, जिससे वह पूरे समाज में एक सामाजिक न्याय कर सके। अगर मैं समाजवादी शब्द की बात करूं तो समाजवादी शब्द ये पहले नहीं था। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय मूल संविधान की प्रस्तावना में यह नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। वहीं पर हम अगले शब्द की बात करें, पंथ निरपेक्ष की बात करें, तो पंथ निरपेक्ष या इसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लिए जैसे हिंदू धर्म, वैसे मुस्लिम धर्म, वैसे सिख धर्म, वैसे इस्लाम धर्म है। हम सबके लिए अगर हज की व्यवस्था करेंगे तो हम कांवड़ यात्रा की भी व्यवस्था करेंगे। अगर हम ईद और रमज़ान में उनकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे तो होली हम दीपावली में भी उसकी व्यवस्था करेंगे। और इस तरीके से हम किसी भी धर्म को न तो स्वीकार करेंगे, हम सभी धर्म हमारे लिए समान रहेगा।
वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम अगले शब्द लोकतंत्र की बात करते हैं। इसी को लोकतंत्र हम कह दें, प्रजातंत्र कह दें, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कह दें। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जनता का शासन। अगर हम अब्राहम लिंकन के अनुसार बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। वहीं पर अगले शब्द हम गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का क्या तात्पर्य होता है? गणराज्य का तात्पर्य होता है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अर्थात जो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। उसके अंदर समस्त कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है, लेकिन उसका चुनाव होता है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश गणतंत्र है। वहीं पर अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वहाँ तो लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का सम्राट वंशानुगत होता है। अब हम अगले शब्द अखंडता की बात करते हैं। ये अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया है, अखंडता का ये तात्पर्य होता है कि कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। भारत अखंड है, अखंड रहेगा। इससे कोई भी राज्य चाहे इससे अलग होना तो अलग होने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है, मनाही है, अर्थात यही अखंडता है। इसी संविधान की प्रस्तावना में हमने नागरिकों के कई अधिकारों को सुनिश्चित करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम उसे अगर न्याय की बात करें तो हम उसे सामाजिक न्याय देने की बात किए हैं, उसे हम आर्थिक न्याय देने की बात किए हैं, उसे हम राजनैतिक न्याय देने का वादा किए हैं। वहीं पर अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किए हैं। हम विचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम विश्वास स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं और हम उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम समानता की बात करें तो हमें 2 समानता हम देते हैं, हम प्रतिष्ठा का देते हैं, सम्मान का देते हैं एवं उन्हें अवसर की समानता देते हैं। अब हम संविधान की प्रस्तावना पर कुछ लोगों के वक्तव्यों की चर्चा करते हैं। वहीं पर अगर हम न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की बात करें, जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा था। वहीं पर अगर हम के.एम. मुंशी की बात करें तो उन्होंने इस प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा था या संविधान की जन्म कुंडली कहा था। वहीं पर अगर हम सुभाष कश्यप की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर हम संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। वहीं पर हम कुछ इसकी भी बात कर लेते हैं। चर्चा में ये आया था, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं है। अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं तो एक बेरूबारी वाद आया था 1960 में। उसमें ये प्रश्न उठा था, क्या ये उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का पार्ट नहीं है, अर्थात अंग नहीं है। तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो या अस्पष्ट हो वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक हो सकती है, अर्थात संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। वहीं पर 1973 के एक प्रकरण में, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने उस बात को पूरी तरह से पलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका में हम संशोधन किया जा सकता है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, अर्थात उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। और इसी वाद के बाद 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन के बाद उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आज हमने बातें प्रस्तावना के बारे में किया।
आप निश्चित है प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना क्या है, ये प्रस्तावना कहाँ से आया, प्रस्तावना के बारे में लोगों का क्या विचार है, इसके बारे में जाना होगा, समझा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।